बच्चों, इस वीडियो के लास्ट में भी एक रिडल है। आप पूरा लेक्चर देखने के बाद वो रिडल को सोचिए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं वहीं पे जवाब दूंगा कि आपका सही है गलत है, और फिर आप अच्छे से उसका दिमाग यूज़ कर उसमें दिमाग लगा सकते हैं और बता सकते हैं उसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है। हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, उसके बारे में कुछ उसके थ्योरम्स देखे थे, है ना, वो सब सीखा था हम लोगों ने। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, अब कुछ डेफिनेशंस होते हैं जिसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। सिंपल सा एक टर्म होता है कांस्टेंट। आपको पता होगा कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट होता है अ टर्म ऑफ एक्सप्रेशन हैविंग नो फैक्टर। मीन्स उसको कभी भी किसी भी तरह से हम लोग डिफरेंट वैल्यू उससे नहीं पा सकते। मेरे बोलने का मतलब है जैसे जो भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, जिसमें जो भी नंबर्स हो गए, 2 हो गया, जैसे 2 को किसी और वैल्यू आप असाइन कर सकते हो क्या कि चलो 2 की जगह पे 5 रख दें? ऐसा होता है क्या? नहीं ना, वो कांस्टेंट है, वो कभी बदलेगा नहीं, तो वो कांस्टेंट होता है। वैसे ही वेरिएबल होता है एक टर्म, ठीक है, कांस्टेंट होता है और वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल क्या होता है? जिसकी जगह पे कुछ भी और वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। एक सिंबल की तरह हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल को। तो सिंबल की तरह अगर वेरिएबल का यूज़ करने का मतलब हुआ कि इसको मैंने बोल दिया x, तो x की जगह पे आप 2 भी रख सकते हो, x की जगह पे 3 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, जो आएगा वो रख देंगे, तो वही होता है वेरिएबल। ठीक है, तो अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल, है ना। सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल्स, है ना। तो कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, वेरिएबल्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अब देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या डेफिनेशन होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मतलब कि अगर अपन लोग आसान भाषा में देखें तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स, अगर जो भी हम लोगों के गणित के जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स हो मतलब प्लस साइन, माइनस साइन, इनटू साइन, डिवीजन साइन, ये सब से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को, तो वही क्या हो जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है कि नहीं। जैसे कि 3x + 5y, 9x² + 7x, 8x + 9y - 8z, है कि नहीं। तो ये सब टाइप हो गया किसका, मतलब ये सब एग्जाम्पल हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब इस चीज को समझिए, ठीक है। तो ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने इतना कुछ डेफिनेशन नहीं देखा, बताया आपको कांस्टेंट का, वेरिएबल्स का, है ना, क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आता होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझा भी दिया थोड़ा सा क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कुछ और टर्म्स मैं आपको बताता हूँ। टर्म्स से याद आया, इसमें भी होता है एक टर्म्स, कि टर्म्स क्या होता है, टर्म क्या होता है, पद जिसको हिंदी में कहते हैं। तो जैसे यहीं पे मैंने लिखा है 8x + 9y - 8z, ठीक है। इसमें 3 टर्म हो जाते हैं, क्या क्या, 8x, 9y और -8z, ये 3 टर्म हो गए। तो आप ये समझो कि टर्म जो होता है वो हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट ही, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं चीज़ें, उसी से डिफाइन होता है। मतलब कि यहाँ पे 8x एक टर्म हो गया। कोई बोलेगा सर 8 × x भी तो है, तो इनटू या डिवीजन से हम लोग टर्म को डिफाइन नहीं करते हैं। किससे करते हैं? एडिशन से करते हैं। एडिशन से पहले जो था 8x, वो पहला टर्म हो गया। ये जो 9y है दूसरा टर्म हो गया, 8z जो है ये तीसरा टर्म हो गया, है कि नहीं। तो सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ही हम लोग टर्म को डिफाइन करते हैं। आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि टर्म्स क्या होता है। ओके, तो जैसे अब पहला टर्म है 8x, ये कैसे आया है? 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए आया है। 8 को अगर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आया है। तो अगर अब पूछा जाएगा कि बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे टर्म आता है कौन सा, कोएफिशिएंट। टर्म्स मैंने आपको बता दिया। कोएफिशिएंट देखते हैं क्या होता है।
कोएफिशिएंट की बात करें तो अब x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 8 मल्टीप्लाइड है, तो x का कोएफिशिएंट 8 हो गया। y के साथ क्या पहले मल्टीप्लाइड है, 9 मल्टीप्लाइड है, तो y का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 9 हो गया। z के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, -8 मल्टीप्लाइड है कि नहीं, तो z का कोएफिशिएंट क्या हो गया, -8 हो गया, है कि नहीं। ये सब क्या हो गया, z का कोएफिशिएंट जो मींस z का कोएफिशिएंट मतलब क्या हुआ, z के साथ जो मल्टीप्लाइड है। अब समझिए मैंने क्या स्टेटमेंट यूज किया z के साथ जो मल्टीप्लाइड है कि नहीं। तो आपने टर्म्स देखा क्या होता है, अपने कांस्टेंट देखा क्या होता है, अपने वेरिएबल देखा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। कई बार ये भी बोला जाता है कि ये इसका न्यूमेरिकल फैक्टर है, कौन सा, z का -8 न्यूमेरिकल फैक्टर है, चलेगा, लेकिन जनरली आगे की क्लासेस में हम लोग कोएफिशिएंट वर्ड यूज करेंगे कि ये उसका कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया बेसिक चीजें, डेफिनेशन पार्ट हो गया, बेसिक डेफिनेशन हो गया जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने अब जो बोला वो आपको लिखना है। इससे पहले मैं क्या करता था कि आपको सब लिख के दे देता था, आपको सिर्फ कॉपी कर देते थे। अभी जो मैंने बोला आप समझ चुके हैं आप उसे, अब उसे आप लिखिए, खुद से लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कुछ भी चलेगा, लेकिन खुद से लिखिए और वो लिखा हुआ आपका आना चाहिए, ठीक है। कोशिश करो लिखने का, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले बार में आप सबसे अच्छा लिख लोगे, ऐसा नहीं है, बट कोशिश कीजिए खुद से लिखने का, तो आप और सीखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टाइप्स देखो, इसमें एक पहला टाइप होता है मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल। अब नाम से मोनो मीन्स पता है क्या होता है, 1 होता है। तो मोनोमियल का मतलब हो जाता है कि अगर एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। अगर एक ही टर्म होगा तो उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, ओके। और अगर 2 टर्म हो जाए, एक ही टर्म मतलब आप समझ रहे हो ना, फॉर एग्जांपल x हो गया, 9x² हो गया, -5x² हो गया, 7x³ हो गया। देखो इसमें कितने टर्म है, एक ही टर्म है, तो x एक मोनोमियल है, 9x² एक मोनोमियल है ना, -5x² एक मोनोमियल है, 7x³ एक मोनोमियल है, समझ रहे आप। दूसरा टाइप होता है बायनोमियल। अब बायनोमियल क्या होता है अब बाय मींस क्या होता है, 2 होता है, तो आप समझ रहे होंगे कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी बायनोमियल इफ इट कंटेन्स 2 टर्म्स। मतलब कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, 2 पद हो। तो अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 पद है तो उसे हम लोग बायनोमियल कहते हैं, मीन्स 2 टर्म्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लिखोगे यहाँ पे, बायनोमियल के टाइप का क्या हो गया, 2x² + 3x एक बायनोमियल है, √3x + 5x4 ये भी क्या है, बायनोमियल है, -8x³ + 3 ये भी क्या है, बायनोमियल है। तो ये 2 पद हो गए ना, देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो ये क्या हो गया, एक बायनोमियल हो गया, ठीक है। तीसरा ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होता है, अब ट्राई मींस क्या हो गया, 3, तो जिसमें कितने टर्म हो, 3 टर्म हो। तो एन एक्सप्रेशन इज सेड टू बी ट्राइनोमियल इफ इट कंटेन्स 3 टर्म्स। अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 पद हो उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। आप ये सब समझते रहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है। तो ट्राइनोमियल में क्या लिखूंगा मैं, 3x² - 8x + 5, देखो 3 टर्म है ना, 1 2 3, या √7x⁻10 + 8x4 - 3x², ये भी क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। 3x² है ये, देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, प्लस माइनस से ही टर्म को डिफाइन करते हैं ना, प्लस माइनस बीच में आ जाए उससे ही डिफ्रेंशिएट होता है, अलग अलग होता है क्या, टर्म्स, ठीक है। 3 टाइप हो गया। चौथा होता है मल्टीनोमियल। क्या होता है, मल्टीनोमियल। अब मल्टीनोमियल क्या होता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज़्यादा पद हो, ठीक है, जिसमें 3 से ज़्यादा पद हो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल बोलते हैं। समझ गया ना आप, 3 से ज़्यादा पद कैसे हो सकता है, 2x² - 5x + 8x³ - 7, देखो 4 पद हो गया ना, 1 2 3 4, तो मल्टीनोमियल हो गया। समझ रहे हैं आप,
तो ये हो जाता है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे एक टर्म आता है अब लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का देखो मतलब क्या होता है। लाइक मतलब हो जाता है सिमिलर सा, मतलब एक जैसा दिखने वाला, है ना। अब जैसे कि मैं बात करूं तो 3x प्लस 4y प्लस 9x माइनस 3y, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। तो यहाँ पे 3x और 9x लाइक टर्म्स हो गए, है ना। 3x और 9x क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। मीन्स उसके बाद जो वेरिएबल होता है ना ये x, ये जो x वेरिएबल होता है वो अगर सेम है तो फिर वो लाइक टर्म्स है। उससे पहले का जो कोएफिशिएंट है वो फिर ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो देखो 3x और 9x का हो गया ना, तो 3x प्लस 9x क्या हो जाता है 12x। कभी भी अनलाइक टर्म्स, अनलाइक मतलब अलग अलग, 3x और 4y अनलाइक टर्म्स हो गए। तो अनलाइक टर्म्स मतलब उसका वेरिएबल्स अलग अलग है, समझ रहे हैं आप, उसका वेरिएबल्स अलग अलग है, वो अनलाइक टर्म्स हो गया। तो अनलाइक टर्म्स को कभी भी हम लोग जोड़ते नहीं हैं। जैसे कि 5 आम और 10 अमरूद है आपके पास, तो ऐसे बोलेंगे कि हम लोग 5 आम प्लस 10 अमरूद बराबर 15 आम हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, या 15 अमरूद हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। उसको कैसे बोलेंगे कि हाँ वो 5 आम और 10 अमरूद ही है, बस वही बोलना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये बोला जाए कि 5 आम और 10 आम मिलके कितना हो जाएगा, 15 आम हो जाएगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा 15 आम। तो 3x प्लस 9x क्या हो गया 12x हो गया। ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इनको ऐड कर सकते हैं, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनमें भी ऑपरेशन हो सकता है, मतलब ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, जो रिक्वायरमेंट है वो करेंगे। तो 4y था माइनस 3y क्या होगा, सिर्फ y होगा। 4 आम में से 3 आम को हटा दिया, कितने बचे, 1 आम बचा ना, तो y आम जैसा ही हो गया। तो 4y में से 3y को निकाल दिया तो 1y बचा। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 y को सिर्फ y भी लिख देते हैं, y जनरली y ही लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल से देता हूँ, आपको और अच्छा समझ में आएगा कि 12a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 17a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 9। तो यहाँ पे क्या क्या लाइक टर्म्स हो गए, ये और ये लाइक टर्म्स हो गए, दीज आर लाइक टर्म्स। एक जैसा है ना, क्योंकि वेरिएबल्स देखो सेम है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है। ये और ये भी लाइक टर्म्स हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है। 8ab से मिलता जुलता कुछ टर्म है क्या इन सब में, नहीं है, तो ये अकेला है, ये किसी के साथ नहीं ऐड करेंगे। 9 जैसा कोई दिख रहा है क्या कांस्टेंट, नहीं दिख रहा है, तो उसको भी ऐड नहीं करेंगे, समझ रहे हैं आप। और बिल्कुल ही जो अलग अलग दिखने वाला होता है वो सब अनलाइक टर्म्स होते हैं। जैसे कि अब मैं बोलूँ 3p स्क्वायर क्यू प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 7pq माइनस 9qp स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसमें आप देखो क्या क्या लाइक टर्म्स है, क्या क्या अनलाइक टर्म्स है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो p स्क्वायर q है, यहाँ पे p पे स्क्वायर है, q अकेला है। यहाँ पे p अकेला है, q पे स्क्वायर है। यहाँ पे p भी अकेला है, q भी अकेला। अभी तक सब अलग अलग ही हो गए ना। और यहाँ पे p पे स्क्वायर है, q अकेला है। तो ये आपको देखा देखा नहीं लग रहा है, p पे स्क्वायर q अकेला है, ये वही हो गया ना। इसको पहले थोड़ा लिख दिया, यहाँ पे इसको बाद में लिखा, यहाँ पे पहले थोड़ा लिख दिया, यहाँ पे बाद में लिखा, लेकिन है तो सेम ही है ना, समझ रहे आप। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, क्योंकि यहाँ भी p पे स्क्वायर था, इधर भी p पे स्क्वायर है, इधर q अकेला है, उधर भी q अकेला है, तो इसमें ऑपरेशन हो सकता है। तो ऑपरेशन इसमें कैसा होगा, मतलब 3 गुना ये और 9 गुना ये, और ये दोनों से सेम ही है, वही। अब इसको आम समझ लो। अब 3 आम में से 9 आम घटाओगे तो क्या, घटाने के बाद अब पता है ना -6 हो जाएगा, -6p स्क्वायर q, या आप चाहो तो 9 स्क्वायर 6qp स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। इनको तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं, तो ये जैसा था वैसा ही बचा रह जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आया होगा, बहुत आसान चीज़ है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होता है।
क्या बोला मैंने, लिख देता हूं डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री कैसा होता है। अब देखो डिग्री का मतलब क्या होता है ना, कि किसी भी, जैसे कोई भी ऐसे लिखा हुआ है टर्म, कोई भी लिखा हुआ है टर्म जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, क्या बोला मैंने, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, अभी हम लोग उसी के डिग्री की बात करेंगे। 2 वेरिएबल आ जाए, 3 वेरिएबल आ जाए तो उसके डिग्री के बाद मैं बताऊंगा वो कैसे करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी फिलहाल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल आपको पता है क्या होता है, जैसे x एक वेरिएबल हो गया, y दूसरा वेरिएबल हो गया, तो एक मैंने x लिख दिया तो उसके पूरे टर्म में अब x ही होना चाहिए। 3x² - 6x + 4। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑन दी वेरिएबल। वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल x था, x पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, दूसरे टर्म में x पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तीसरे टर्म में x पे हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो बताओ 3 2 सबसे बड़ा पावर क्या हो गया 3, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या था 3 ही था, इसका डिग्री 3 हो गया। समझ रहे हैं बात। ये कब, अगर एक ही वेरिएबल है तो। अगर 2 वेरिएबल हो जाए तो क्या होगा, तो 2 वेरिएबल अगर हो जाए तो उसको बोलेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स 2 वेरिएबल, तो उसको बोलेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल। और पहला वाला क्या था, ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। तो अगर 2 वेरिएबल हो जाता है तो उसमें जो दोनों वेरिएबल अगर किसी टर्म में मल्टीप्लाइड हो, गुना के फॉर्म में हो, तो दोनों वेरिएबल के पावर को ऐड कर लेंगे हम लोग। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर होता 8xy - 7y³ + 9y²x², तो हर एक टर्म का अलग अलग पावर देखेंगे। इस टर्म का पावर क्या है तो आपको लगेगा 1, लेकिन नहीं, इस टर्म का पावर है 2, क्योंकि x पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है। याद रखना, सिर्फ वेरिएबल का ही पावर देखते हैं, कांस्टेंट का नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे 1 और 1 जोड़ देंगे हम लोग, उसको जितने भी वेरिएबल होंगे उनके पावर्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये टर्म का पावर क्या हो गया 1 + 1 2। इस टर्म में अकेला ही ये y, तो y पे पावर क्या है 3, तो इस टर्म का 3 हो गया। इसकी बात करें तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या दोनों को ऐड करो, बिल्कुल, यहाँ से 4 हो गया। तो बताओ 2 3 4 में सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया 4 हो गया। इसका डिग्री क्या हो गया 4 हो गया। तो ये चीज़ आपको अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो जनरली अपने को ये नहीं मिलने वाला है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, वो नहीं मिलने वाला है। जनरली हम लोगों को एक ही वेरिएबल वाला मिलेगा। मीन्स किस केस में, अगर डिग्री फाइंड करना हो तो, डिग्री फाइंड करना हो तो एक ही वेरिएबल का मिलता है, ठीक है। तो x में जो अकेला, सिर्फ x में जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद या तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे लिखा हो तो 5x² + 9x³ - 2x + 7, तो यहाँ देखो पहले पावर 2 है, फिर पावर 3 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ वेरिएबल नहीं है तो पावर इसका कुछ नहीं है, 0 है। तो पावर 3 वाला टर्म से पहले पावर 2 वाला आ गया। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले ज़्यादा पावर वाले को, तो 9x³ + 5x² - 2x + 7। अब देखो क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, या फिर आप चाहते तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते थे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा पावर वाला, फिर उससे बड़ा पावर वाला, फिर उससे बड़ा पावर वाला, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है, 9x³ है, यहाँ पे ऊपर पावर लिखते हैं ना, लेकिन सबसे अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ज़्यादातर कौन सा यूज़ किया जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का ही यूज़ किया जाता है। समझ रहे आप। तो ये यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम लोग डिग्री देखते हैं, किस प्रकार हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। मैंने थोड़ा बताया भी, तो सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म को ऐड करेंगे
मतलब जिसका वेरिएबल सेम हो तो, और अनलाइक टर्म को अनलाइक टर्म के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि लिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि फाइंड द सम ऑफ fx एंड gx वेयर, ऐसे लिखा हो, वेयर fx बराबर 4x5 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब कर देता हूँ, एक मिनट, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड gx इक्वल्स टू 5x4 प्लस x प्लस, चलो x5 लिख देता हूँ, प्लस x क्यूब प्लस 3। अगर ऐसा लिखा हो तो इसको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो अभी से हम लोग इस चीज़ की आदत डालेंगे कि इन सब को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ा पहले डिग्री, सबसे ज़्यादा डिग्री वाला पहले, उसके बाद उससे कम डिग्री वाला, उसके बाद उससे कम डिग्री वाला, ऐसे लिखते हैं ना। या आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, बढ़ते क्रम में भी, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। तो fx तो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो लिख दिया, प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। gx क्या है, x रेज टू 5 प्लस 5x4 प्लस x क्यूब, है ना, प्लस 3, ऐसे लिखा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो लिखेंगे fx प्लस gx। ये लिखने का तरीका होता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका होता है। fx लिखा तो वेरिएबल सिर्फ x है ना, gx लिखते वहाँ भी मीन्स उसका नाम रख दिया g, जिसका वेरिएबल क्या है, x है। gy लिखते तो वेरिएबल क्या है, y है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे बताइए, 4x5 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको पूरा लिखा, प्लस x5 प्लस 5x4 प्लस x क्यूब प्लस 3, इसको लिखा। तो अब क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ना, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1, यहाँ पे x रेज टू 5 के पहले क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, तो 4 प्लस 1 क्या होता है, 5 लिख दूँ। ये क्या हो जाएगा, 5x5। 5x4 का इधर कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, वो अकेला है, तो 5x4 अकेला रह जाएगा, है ना। उसके बाद प्लस x क्यूब की बात करें तो इधर भी 3x क्यूब, इधर भी x क्यूब, क्या हो जाएगा, 4x क्यूब। x स्क्वायर की बात करें तो देखो अकेला 4x स्क्वायर है तो प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। x की बात करें तो प्लस x, और यहाँ पे 3 था ना, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4। आया समझ में। तो ऐसे हम लोगों ने उसे ऐड कर दिया। तो fx प्लस gx, ये जो नाम रखा था, इन दोनों के नाम का जोड़ योगफल क्या आया, ये आ गया। समझ में आ रहा है आपको, आसान है ये, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मेन इसमें क्या हो जाता है, सबट्रैक्शन हो जाता है, सबट्रैक्शन में दिक्कत आता है। तो एक और क्वेश्चन में कराता हूं कि सबट्रैक्ट gx फ्रॉम fx where fx equals to 2 plus x square plus 4x cube and gx equals to x4 plus x square plus 3x plus 5। ठीक है, ये fx हो गया, ये gx हो गया। अब क्या बोला है उसने, gx को fx से सबट्रैक्ट करना है। तो कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, पहला काम क्या बताइए, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो अब देखोगे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे इसके बिना भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप दोनों को सेम ऑर्डर में लिखिए। तो मैं fx को भी डिक्रीजिंग में लिख देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अच्छा डिक्रीजिंग होता है, 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2। तो उसने क्या बोला है, gx को fx से घटाना है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, fx माइनस gx। याद रखना यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट करने टाइम सब्ट्रैक्शन के बाद जो टर्म होता है, सब्ट्रैक्शन से पहले तो fx की जगह पे ये लिख दिया, बाद में जो होता है उसे हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x4 प्लस एक्स स्क्वायर, gx ये है ना, प्लस 3x प्लस 5, यही है। तो आगे क्या होगा, 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। आगे ध्यान से सुनो,
ब्रैकेट में लिखने के बाद अब ये माइनस के साथ यहाँ पे x4 का साइन आपने पिछली कक्षा में सीखा होगा, कुछ नहीं लिखा है तो क्या है, प्लस है, तो माइनस अब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा ना x4। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, वो भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 3x क्या होगा, माइनस 3x, माइनस इंटू प्लस 5 क्या होगा, माइनस 5। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है कि माइनस के बाद अगर सब कुछ एक से ज़्यादा टर्म वाला कुछ है एक्सप्रेशन, तो उसको आपको ब्रैकेट में लिखना है, और ब्रैकेट जब खोलेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले किसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के, सबसे पहले क्या x4 के टर्म को लिखेंगे ना, क्योंकि x4 सबसे बड़ा है, तो माइनस x4, और वो अकेला भी है, 4x³ भी अकेला है, तो वो क्या है, प्लस 4x³, क्योंकि उसका साइन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। x² की बात करें तो देखो प्लस x² माइनस x², काट दूं, बिल्कुल काट सकते हैं, और फिर x का बचा माइनस 3x, फिर कांस्टेंट बचा माइनस 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 3। ये आंसर है कि नहीं, समझ में आपको। इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ओके, अब चलिए मैं आपको एक दो होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क है क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट hx from the sum of fx and gx where fx बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 एंड gx बराबर 2x³ माइनस 3x² 2x³ माइनस 3x² प्लस 1 एंड hx बराबर 3x² माइनस 4x³ प्लस 5x प्लस 7। बहुत सिंपल है ना। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, ऐड fx gx एंड hx। ठीक है, तो fx क्या है, fx है 9x4 माइनस 2x³ प्लस 3 माइनस 8x, gx है 3 माइनस 4x³ प्लस 8x माइनस 2x², hx है 6x माइनस 5x³ प्लस 7x4 माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, 3x² है। ये तीनों को ऐड करना है। तो ये दो होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी आपको अच्छे से नोट्स लिखना है, और जो चीज़ों का डेफिनेशन नहीं लिखा है मैंने, वो आपको जो जिसमें कंफर्टेबल हो हिंदी या इंग्लिश में उसको लिखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब रिडल टाइम। तो आज का रिडल ध्यान से सुनो। आज का रिडल क्या है? तो आज के रिडल में आपको ये बताना है, सुनना ध्यान से। 3 ईंट है, मतलब ब्रिक्स है। ब्रिक्स समझते हो, ईंट जो होता है ना अपना घर जिससे बनता है। 3 ईंट है, ध्यान से सुनना स्टार्टिंग से ही। पहला ईंट, दूसरा ईंट, और तीसरा ईंट। तीन ईंट है, तीनों बिल्कुल एक समान। अब आपने देखा होगा कि सारे ईंट जो होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं ना, कोई अलग अलग होता है क्या? नहीं होता है। तो तीनों ईंट बिल्कुल एक जैसा दिखता है। हम लोगों को ये नहीं है पता कि उस तीनों ईंट में से लेंथ किसी का कितना है, ब्रेड्थ कितना है, हाइट कितना है, मतलब लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई कुछ नहीं है पता। पूरा सवाल ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत करना, कुछ भी नहीं है पता हम लोगों को। अब अपने को निकालना क्या है? एक स्केल है अपने पास, बड़ा सा स्केल, समझते हो ना, जिसको इंची बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। एक स्केल है जिसको मापने वाला जो होता है, उस स्केल का यूज करना है आपको। उस स्केल का यूज करके बताना है कि इस ईंट का डायगोनल का लेंथ क्या होगा, मीन्स विकर्ण का लेंथ क्या होगा। अब ईंट का विकर्ण क्या होता है, अब समझो। ईंट का विकर्ण होता है, थोड़ा सा इमेजिन करना कि ये वाला जो वर्टेक्स है,
थोड़ा दिमाग में अच्छे से सोचना। इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से जो ऐड करेंगे ना, अंदर ही अंदर एक लाइन आएगा ना, अंदर ही अंदर एक लाइन आएगा, बिल्कुल ईंट के अंदर होगा वो। उस विकर्ण का लेंथ क्या होगा? उस विकर्ण का लेंथ क्या होगा? ध्यान से सुनना। अब इसमें थोड़ा सा कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको लेंथ भी नहीं है पता, ब्रेड्थ भी नहीं पता, हाइट भी नहीं है पता, स्केल है, लेकिन किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। अगर आप कोई फॉर्मूला इसका नहीं पढ़े हो तो अच्छी बात है, लेकिन बिना किसी फॉर्मूला का यूज करके आप बताओ कि कैसे हम लोग उस ईंट के विकर्ण का लेंथ, मतलब अगर दूसरे डायग्राम में देखना है तो सबका विकर्ण तो सेम ही होगा ना, तो किसी एक का आप विकर्ण बता दो। 3 ईंट है, आप तीनों ईंट को किसी भी तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट को जो दोनों को जो जोड़ने वाला है, ऐसे लाइन अंदर ही अंदर आएगा ना, टेढ़ा सा एक, थोड़ा आंख बंद करके इमेजिन करो तो समझ में आएगा। उसका लेंथ क्या होगा? स्केल का आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर लाइन है तो कैसे मापोगे? कोई बोलेगा सर ईंट को तोड़ देंगे, वो काम नहीं करना है, ईंट को तोड़ नहीं सकते हो। तुम सोचो कि तीनों ईंट का कैसे हम लोग यूज करें, किस एंगल में कैसे क्या करें कि हम लोगों को वो विकर्ण का लेंथ, मतलब वो जो मैंने लेंथ बताया उसका लेंथ आ पाए, मतलब माप पाए हम लोग स्केल रख के। जैसे ये लाइन का लेंथ क्या होगा तो स्केल रख सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्केल रखेंगे कि हाँ ये ऐसे स्केल रख दिया तो ये स्केल आ गया, उसका लेंथ ऐसे यहाँ से देख लिया कि हाँ इतना इसका लेंथ है ना, ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको सोचना है कि बिना तोड़े बिना फोड़े उस ईंट को अंदर ही अंदर के विकर्ण को कैसे मापेंगे स्केल का यूज करके, ठीक है। कैसे मापेंगे? स्केल का यूज करके। सोचो इसके बारे में, दिमाग लगाओ, देखते हैं कौन। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप सोच सकते हो इसके बारे में आराम से। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप रिडल का आंसर बता सकते हैं, लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो आपको अच्छा लगे उसमें लिख सकते हैं। जैसे मैं बाकी रिडल्स का भी जवाब दे रहा हूँ वैसे वहाँ भी उसका भी जवाब इसका भी दूंगा मैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे मिलते हैं एक नए क्लास की वीडियो के साथ और नए रिडल के साथ, ठीक है। तो